ज्ञान सोपान की इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का प्रथम पाठ जो है शब्द परिचय। इसमें हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों से परिचय प्राप्त करेंगे। पहले इसका नाम अकारांत पुल्लिंग ही था, लेकिन अब इसे शब्द परिचय प्रथम के नाम से दिया गया है। बच्चों, जब आप प्राथमिक कक्षाओं के बाद कक्षा 6 में आते हैं तो आपका परिचय होता है एक नए विषय, एक नई भाषा से, संस्कृत से। कुछ उत्सुकता, कुछ जिज्ञासा और थोड़ा सा शायद भय भी होता हो इस विषय को लेके, लेकिन वास्तव में जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही रुचिकर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रथम पाठ शब्द परिचय। प्रस्तुत पाठ में बहुत ही रोचक ढंग से चित्रों के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय दिया गया है। अकारांत का मतलब है अकार प्लस अंत, दो शब्द हैं इसमें, अकार धन अंत, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अकार यानी अ आता है वो कहलाएंगे अकारांत। और पुल्लिंग क्या हुआ? पुरुष जाति बोधक, यानी ऐसे शब्द जो पुरुष जाति बोधक हैं और जिनके अंत में अ आता है अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नर, नर शब्द कैसे बना है? न हरंत अ, हलंत का मतलब है अभी इसमें इस व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, लेकिन न में जब अ जोड़ेंगे, न हलंत में अ जुड़ेगा तो ये न बन जाएगा। इसी प्रकार से र हलंत प्लस अ र बनता है। अब देखिए इस शब्द के का अंतिम वर्ण क्या है? अ, तो ये हुआ अकारांत और नर शब्द पुरुष जाति बोधक है, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग कहलाएगा। इसी तरह के शब्द हैं बालक, राम, गज, वृद्ध, चषक, बलिवर्दः, मृगः, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो पाठ में इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों का परिचय कराया गया है। इसके साथ ही प्रथमा विभक्ति में इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप किस प्रकार होते हैं ये भी बताया गया है, और साथ ही साथ इन तीनों वचनों में क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाएगा इसका ज्ञान भी कराया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्थान पर यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाएगा ये भी इस पाठ में इसका परिचय भी कराया गया है। यहाँ देखिए एक गिलास का चित्र दिया गया है और आपसे प्रश्न पूछा गया है ईशः कः। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ईशः का अर्थ होता है यह और कः यानी कौन, यह क्या। चषक यानी ग्लास एक वस्तु है, इसलिए यहाँ इसका मतलब होगा ईशः कः, यह क्या है। एषः चषकः, उत्तर है एषः यानी यह, चषकः यानी गिलास है, यह गिलास है। किम एषः वृहत्, किम का अर्थ होता है क्या। किम एषः यानी यह, वृहत् यानी बड़ा है। किम एषः वृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, न का अर्थ है नहीं, एषः यानी यह, लघु यानी छोटा है, नहीं यह छोटा है। अब एक और चित्र दिया गया है और प्रश्न पूछा गया है सः कः। सः का अर्थ होता है वह, जैसे एषः का अर्थ होता है यह, इसी तरह से सः का अर्थ होता है वह। सः कः, वह कौन है। ये जो कि व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ कः का अर्थ होगा कौन, वह कौन है। सः शौचिकः, सः यानी वह, शौचिकः यानी दर्जी या टेलर है। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिकः यानी दर्जी, किम यानी क्या, करोति यानी करता है। दर्जी क्या करता है। शौचिकः किम सः खेलति, प्रश्न है किम यानी क्या, सः यानी वह, खेलति खेलता है, क्या वह खेलता है या क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रम सीव्यति, न अर्थात नहीं, सः यानी वह, वस्त्रम सीव्यति यानी वस्त्र सिलता है या वह वस्त्र सिल रहा है।
यहाँ देखिए दो कुत्ते भौंकते हुए दिखाए गए हैं और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है एतौ कौ। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। ये दो कौन है? ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः। एतौ यानी ये दोनों, शुनकौ यानी दो कुत्ते, स्तः यानी हैं। एतौ शुनकौ स्तः यानी ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः। किम यानी क्या। एतौ ये दोनों, गर्जतः यानी गरजते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चैः बुक्कतः। न का अर्थ है नहीं। एतौ यानी ये दोनों, उच्चैः यानी जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं। नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अब देखिए ये चित्र है दो बैलों का जो जोतने का कार्य कर रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तौ कौ। जैसे एतौ का अर्थ ये दोनों होता है, तौ का अर्थ होता है वे दोनों। तौ कौ यानी वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्धौ स्तः। वे दोनों या वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः। प्रश्न है किम यानी क्या, तौ यानी वे दोनों, धावतः यानी दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षता। न अर्थात नहीं। तौ वे दोनों, क्षेत्रम यानी खेत, कर्षता यानी जोत रहे हैं। नहीं वे दोनों खेत। अब देखिए चित्र में तीन थैले दिखाए गए हैं और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है एते के। एते जैसे एषः एक वचन है, एतौ द्विवचन है, ऐसे एते बहुवचन है। एते का अर्थ है ये सब। ये सब के यानी क्या है। चूंकि थैले वस्तु है इसलिए यहाँ इसका अर्थ होगा क्या। ये सब क्या है। एते स्यूताः सन्ति। एते यानी ये सब, स्यूताः यानी थैले, सन्ति यानी हैं। एते स्यूताः सन्ति ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णाः। किम यानी क्या। एते ये सब हरितवर्णाः हरे रंग के हैं। क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति। नहीं यानी नहीं। एते ये सब नीलवर्णाः नीले रंग के, सन्ति यानी हैं। नहीं ये नीले रंग के हैं। अब यहाँ देखिए कुछ वृद्धजन दिखाई दे रहे हैं, कुछ वृद्ध दिखाई दे रहे हैं जो हंस रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है ते के। ते यानी वे सब कौन हैं। ते वृद्धाः सन्ति। वे सब वृद्ध अर्थात बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। किम यानी क्या, ते यानी वे सब, गायन्ति गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति। नहीं ते यानी वे सब, हसन्ति यानी हंस रहे हैं। नहीं वे सब हंस रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पहले समझते हैं कि किसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। स्वर शब्द जिन स्वर और व्यंजनों से मिलकर बना है उनको अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी हमने नर शब्द में उसे अलग अलग किया था। न हलंत प्लस अ न बना था, र हलंत प्लस अ र बना था, तो ये वर्ण विच्छेद हुआ। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए चषकः। यहाँ देखिए च कैसे बना है, च हलंत प्लस अ। च में हलंत का मतलब होता है इसमें कोई स्वर नहीं है। जब इसमें आप अ मिला देंगे तो ये बन जाएगा पूरा च। श हलंत प्लस अ श बना है। क हलंत प्लस अ कह। तो इस तरह से चषकः शब्द बना है। तो ये हुआ चषकः का च हलंत प्लस अ, श हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ। ये चषकः का वर्ण विच्छेद कहलाएगा। वास्तव में व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से ही उसका उच्चारण किया जाता है। और ऐसा व्यंजन जिसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं होता उसे हम हलंत चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऊपर हमने च हलंत का मतलब था, अभी इसमें कोई स्वर नहीं मिला है और जब हम इसमें अ मिला देते हैं तो ये पूरा च बन जाता है। अब व्यंजनों के साथ स्वरों का जो संयोग होता है उसे समझने के लिए हम एक तालिका का प्रयोग करेंगे। देखिए क हलंत प्लस अ बनता है क। क हलंत प्लस आ का। क हलंत प्लस ई की। क हलंत प्लस ई की। क हलंत प्लस उ कु। क हलंत प्लस उ कु। क हलंत प्लस री क्री। क हलंत प्लस ए के। क हलंत प्लस ऐ कई। क हलंत प्लस ओ को।
क हलंत प्लस औ कौ। तो इस तरह से देखिए आप और शब्दों को भी और शब्दों का वर्ण विच्छेद भी इसी तालिका की सहायता से कर सकते हैं। वर्ण विच्छेद में संयुक्त वर्णों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है तो उसका विच्छेद हमें उसी तरह से करना होता है संयुक्त वर्णों के हिसाब से। तो संयुक्त वर्ण पहले देखते हैं कि किसे कहते हैं। जब दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। जैसे क हलंत प्लस श मिलके बनता है क्ष, द हलंत प्लस य द्य, त हलंत प्लस र त्र बनता है, स हलंत प्लस र क्या बनता है स्र, च हलंत प्लस य ज्य, प हलंत प्लस र प्र, द हलंत प्लस व द्व, ह हलंत प्लस य ह्यः, द हलंत प्लस थ थ, जैसे बुद्धि में होता है द हलंत प्लस थ थ, श हलंत प्लस र श्र। तो ये संयुक्त वर्ण जिस भी शब्द में प्रयोग किए जाएंगे तो जब हम उनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इन्हें हमें इसी तरह से, जहाँ पर क्ष का प्रयोग होगा वहाँ हमें क हलंत प्लस श इस तरह से ही हमें लिखना होगा। तो इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। इस स्लाइड में वर्ण विच्छेद का अभ्यास कराया गया है। देखिए वान रहा, व में अ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है, तो व कैसे बना है व हलंत प्लस आ। न कैसे, अभी इसमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है लेकिन इसमें अ स्वर जुड़ा हुआ है। न हलंत प्लस अ बनता है न, और रह कैसे बनेगा र हलंत प्लस अह। तो इस तरह से बना वान रहा। अब देखिए दक्षा, द कैसे बनेगा द हलंत प्लस अ, तो ये पूरा द बन गया। क्ष जो वर्ण है वो अभी हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण है, तो इसे जब हम विच्छेद करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे क हलंत प्लस श हलंत, और इसमें अह जुड़ा हुआ है तो ये बनेगा क्ष। इस तरह से दक्षः का वर्ण विच्छेद होगा। आगे देखिए पत्रम, पत्रम कैसे बना है प बना है, प हलंत प्लस अ प बनता है, त्र संयुक्त अक्षर है, ये कैसे बनेगा त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, और म हलंत को हम इसी प्रकार से लिख देंगे तो इस तरह से बनेगा पत्रम। इसी तरह से अन्य शब्दों को भी आप ध्यान से देखिए, इनके वर्ण विच्छेद को। इनमें संयुक्त अक्षरों का भी अभ्यास कराया गया है जिससे आप समझ सके कि संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द हैं उनका वर्ण विच्छेद हमें कैसे करना चाहिए। इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और अभ्यास कीजिए जिससे आप वर्ण विच्छेद को बहुत कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था वर्ण विच्छेद, अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना, और वर्ण संयोजन का मतलब हुआ उन्हें जोड़ना, यानी शब्द जिन वर्णों से बना हुआ है उन्हें जोड़कर शब्द बनाना ही वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे ख हलंत प्लस अ क्या बनता है ख, ग हलंत प्लस अह गह। इस तरह से ये वर्ण बना, स्वर और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बना खगः। इसी तरह से अगला वर्ण देखिए, अगला शब्द देखिए व हलंत प्लस री क्या बना व्री, क हलंत प्लस श हलंत, क और श मिलके क्या वर्ण बनता है, ये संयुक्त वर्ण है, क और श मिलके बनता है क्ष। इसमें जब अह जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा क्ष। इस तरह से व हलंत प्लस री व्री, क हलंत श हलंत प्लस अह क्ष, इस तरह से वृक्षः वर्ण। इसी तरह से देखिए अ स्वर है, इसे कभी भी हलंत नहीं लिखा जाएगा, स्वर कभी भी हलंत नहीं होते, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। तो अ प्लस श हलंत, इसके बाद जो व वर्ण है वो व्यंजन है, यानी श के बाद कोई भी स्वर नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे आधा श, अ आधा श, फिर व हलंत प्लस आह मिलके बनेगा वाह, इस तरह से बनेगा अश्वाह। इसी तरह से मंचः, म हलंत प्लस अ म,
य हलंत, इसके बाद जो वर्ण दिया गया है च है, ये स्वर है, यानी य के बाद कोई भी स्वर नहीं है। य के बाद जो च है वो व्यंजन है, तो य को हम आधा लिखेंगे और च हलंत प्लस अह क्या बनेगा? चह। इस तरह से मनचह बनेगा। कर्म, क कैसे बना है? क हलंत प्लस अ, ऊपर जो र है आधा है, इसका मतलब इसे हम कैसे लिखेंगे? र हलंत। और म कैसे बना है? म हलंत प्लस र। इसी तरह से देखिए क्रम, क्र कैसे बना है? क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ। क और र, क में जब र मिलेगा तो क्र बनेगा और इसमें अ मिलके ये पूरा बन जाएगा, तो होगा क्र। म हलंत प्लस अ बनेगा म। तो इस तरह से क्रम शब्द कैसे बनता है? क हलंत प्लस र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ, इस तरह से क्रम बनता है। स्त्री, देखिए इसमें आधा स लिखा हुआ है। आधा जब वर्ण होता है इसका मतलब इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? स को स हलंत ही लिख देंगे। त्र जो शब्द होता है, त्र वर्ण होता है जो, वो संयुक्त वर्ण है, तो कैसे बनता है वो? त हरंत प्लस र हरंत, तो ये तो त्र बन गया। और इसमें बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो हम बड़ी ई इसमें प्लस करेंगे। इस तरह से बनेगा स हलंत प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस ई, स्त्री। इसके बाद देखिए लिंग, ली कैसे बना है? ल हलंत प्लस ई, ली बना। ग आपको आधा दिखाई दे रहा है, तो ग हलंत लिख देंगे। इसके बाद गह कैसे बना? ग हलंत प्लस अह, तो ये बना लिंगः। अब देखिए कुंचिका, कु कैसे बनेगा? क हलंत प्लस उ, कु बना। य आधा है तो हम इसे य हलंत लिखेंगे। ची कैसे बना? च हलंत प्लस ई, ची बना। और का कैसे बना? क हलंत प्लस अ, का बना। इस तरह से ये वर्ण बनता है कुंचिका। अब हम पढ़ेंगे कि जो 3 वचनों में अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके साथ क्रिया का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। कर्ता के साथ क्रियापद का प्रयोग का जो सामान्य नियम है वो ये है कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। इसे हम इस नीचे दी गई तालिका के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बालकः, ये एक वचन का रूप है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का, बालक शब्द का एक वचन होगा बालकः, द्विवचन बालकौ और बहुवचन है बालकाः। यानी अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होता है उसमें विसर्ग लगता है, जैसे बालकः, अश्वः, मृगः। द्विवचन के रूप में औ जुड़ता है, जैसे बालकौ, अश्वौ, मृगौ, है ना। इसके बाद बालकाः बहुवचन है, इसमें बहुवचन के रूप में आ की मात्रा और विसर्ग आह जुड़ता है, जैसे बालकाः, अश्वाः, मृगाः। ठीक है। इसके बाद देखिए एक वचन के साथ जो क्रिया रूप लगेगा पठति, बालकः पठति यानी बालक या लड़का पढ़ता है। बालकौ पठतः यानी जो द्विवचन का क्रियापद होगा उसमें अंत में वर्तमान काल में तः आएगा। और बालकाः पठन्ति, बहुत से लड़के पढ़ रहे हैं तो बालकाः पठन्ति। ये जो पठन्ति है ये बहुवचन का रूप है, यानी एक वचन में पठति, ती अंत में आता है, ती प्रत्यय आता है। द्विवचन में तः आता है और अंति आता है बहुवचन में। अब एक कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे डैश धावतः, ब्रैकेट में कोष्टक में शब्द दिया गया है अश्व, यानी हमें अश्व शब्द का कौन सा रूप, किस वचन का रूप लगाना है ये देखना है। धावतः, ऊपर देखिए पठतः, यानी तः अंत में जिसके आता है वो होता है द्विवचन का रूप। इसका मतलब हुआ कि अश्व शब्द का भी हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे, तो जैसे बालकौ द्विवचन है ऐसे अश्व का द्विवचन होगा अश्वौ। नेक्स्ट देखिए चलंती, डैश चलंती। अब देखिए चलंती जिस क्रियापद के अंत में अंति होता है वो बहुवचन होता है, जैसे ऊपर आपने देखा था पठंती, बालका पठंती। यानी गज शब्द जो ब्रैकेट में दिया गया है इसका भी हमें बहुवचन का रूप लगाना होगा। बहुवचन में अकारांत पुल्लिंग शब्द का जो रूप होता है उसमें अ की मात्रा और विसर्ग आती है, जैसे बालकाः। अब गज शब्द का बहुवचन क्या होगा? गजाः, गजाः चलन्ति। डैश नृत्यति, नृत्यति देखिए
ती जहाँ आता है अंत में वो होता है एक वचन का क्रियापद। तो अब नृत्यति है, इससे हमें मयूर शब्द का भी एक वचन लगाना है। एक वचन में अकारांत पुल्लिंग शब्द में सिर्फ विसर्ग जोड़ता है, यानी मयूर में जब हम विसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मयूरः, मयूरः नृत्यति। अब हम देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो रूप होते हैं उनके स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से उसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। तो संज्ञा के स्थान पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसका सामान्य नियम है कि संज्ञा शब्दों में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन होता है वही सर्वनाम में भी होता है। इसे हम एक तालिका, यहाँ इस तालिका को देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्रमशः बालक शब्द के क्या रूप हैं, बालकः, बालकौ, बालकाः। अब इसकी जगह जो सर्वनाम प्रयोग होगा एक वचन में एक वचन का ही सर्वनाम प्रयोग होगा, यानी सः। बालकौ द्विवचन है, इसके स्थान पर जो सर्वनाम आएगा वो द्विवचन का ही होगा, यानी तौ। बालकाः बहुवचन है, इसके स्थान पर जो सर्वनाम आएगा वो बहुवचन का होगा, जैसे ते। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। सिंहः गर्जति, यहाँ पर देखिए सिंहः, जहाँ पर सिर्फ विसर्ग लगा होता है वो एक वचन का रूप होता है, यानी सिंह एक वचन है, तो इसकी जगह स्थान पर जो सर्वनाम होगा वो भी एक वचन का सर्वनाम होगा, यानी सः, सः गर्जति। गजौ चलतः, जहाँ औ की मात्रा होती है वो द्विवचन का रूप होता है, यानी गजौ द्विवचन है, तो इसके स्थान पर जो सर्वनाम आएगा वो भी द्विवचन का होगा, यानी जैसे ऊपर बताया गया है तौ, तौ चलतः। अब देखिए छात्राः पठन्ति, जहाँ आ की मात्रा और विसर्ग होता है वो बहुवचन का रूप होता है, छात्राः बहुवचन है, इसलिए इसके स्थान पर हम बहुवचन का सर्वनाम प्रयोग करेंगे जो कि ऊपर बताया गया है ते है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ते पठन्ति। आशा है इस वीडियो से तो आपको प्रस्तुत विषय को समझने में आसानी हुई होगी। पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स के साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी दिया गया है, जिसे आप स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने इस विषय को कितना समझा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं यथासंभव शीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यदि आप संस्कृत और हिंदी से संबंधित इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।